दुआ करें आई कैप मर जाए, ठीक है ना। तो अपने करतूत नहीं देखने किसी ने, खुदा के बंदो क्या कहा जा सकता है। चलें, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, कामयाबियां दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे डूब तो गया ही है हाई कैप, कह आधा सकते काम। हैं बेटा जी, वो डूब गया तो हम कौन से तर गए हैं, हमें भी तो डुबा के ही गया ना साथ में। देखिए, जब आप लॉ वाली अटेम्प्ट में आ चुके हैं ना, इसका मतलब यह है कि आपकी सबकी कम से कम 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। अगर 2-2, 3-3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं तो मतलब आप तमाम, बल्कि आप में से मेजॉरिटी तो वो है जो कम से कम 1.5 साल तो उनके सीए में हो चुका होगा, 1.5 से 2 साल। थोड़े से चंद एक इक्का दुक्का होंगे 1% जिनका भी 1 साल हुआ होगा। अगर आपके 1.5 से 2 साल हो चुके हैं और लॉ की क्लास में बैठे तो बेटा आप समझिए आप डूब चुके हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, आप सीए छोड़ नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो आपको अब सीए ही करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई कैप का डूबना तरना हमारे डूबने के साथ ही है, अगर वो गया तो हम भी गए। वैसे अगर आप इस टर्म में कह रहे हैं कि कराची में बारिशों की वजह से आई कैप डूब गया, बेटा वो तो बहुत नुकसान हो, मतलब बैंक के हाँ जी, अंदर लॉक। कराची की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे किधर डूबता है हाई कैप? हाँ वो खैर, जिस बंदे में थोड़ी शर्म वगैरह तो वो डूब जाता है। तो कराची में इतना पानी आया है, ये तो चिल्लू भर से तो बहुत ज्यादा था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा चैप्टर है इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर और समझने वाला चैप्टर है, थोड़ा बहुत इसमें रटा भी है। चलें, अच्छा मुझे एक बात बताएं, कौन बताएगा कि एक कंपनी की सोर्स ऑफ फंडिंग क्या क्या हो सकती हैं, जल्दी से बताएगा। शेयर डिबेंचर्स, हम्म, लोन, अच्छा ठीक है। एडवांसेस हम्म, एडवांस एडवांसेस ठीक है, वो लोन में ही आते हैं। अच्छा देखें, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह से होती है। इन्वेस्टमेंट की टाइप मुझे बताएंगे कंपनी के अंदर? बेटा एक होता है शेयर, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जी जी बिल्कुल, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, एक थ्रू लोन होती है, और वो किसी भी टर्म में हो सकता है। तो हम एक जनरल सा रूल बनाते हैं कि एक कंपनी के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट होगी उसकी दो ट्रीटमेंट होंगी, या तो वो शेयर कैपिटल होगा मतलब कि इक्विटी होगी, या वो लोन होगा जिसको डिबेंचर कहते हैं। तो मेन दो टर्म है, शेयर या डिबेंचर। अगर शेयर है तो इसका मतलब है कि वो इक्विटी क्लासिफाई होगा, और अगर डिबेंचर है तो भैया वो किसी भी नाम से हो सकता है, मतलब किसी की नाम से भी उधार हो सकता है, वो रिडीमेबल शेयर हो सकते हैं, वो कोई भी मतलब सर्टिफिकेट हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, गारंटीज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो तमाम के तमाम डिबेंचर कहलाएंगे। ओके अच्छा, आप में से अकाउंटिंग काफी लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप में से मुझे बताएंगे कि जो इक्विटी होती है ये कौन सी साइड पे आती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी साइड पे क्यों आ रही होती है, हालांकि पैसा है भाई, कंपनी का एसेट है। जी ये इसलिए आ रही होती है इसका अपना नहीं होता। एसेट्स के रिसोर्सेज को शो करना होता है लायबिलिटी में और इक्विटी के अंदर। हाँ जी, तो बात ये है बेटा कि कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है ना, ये तो मानते हैं सब। यस सर। हाँ जी, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है, शरीफ फैसला है कि कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है। तो जो शेयर होल्डर पैसा कंपनी को दे रहे हैं वो कंपनी के बाप का पैसा तो नहीं है ना, मैं बापों का है ये नहीं कह रहा, मतलब कंपनी का अपना पैसा तो नहीं है। यस सर। नो सर। तो भाई है तो वो भी लोन ही ना, एट द एंड डिविडेंड तो दे रही है उसके ऊपर ना, इंटरेस्ट तो दे रही है, किसी भी नाम से दे रही हो। तो लिहाजा हम क्लासिफाई क्यों करते हैं कि जो शेयर कैपिटल है उसको इक्विटी में, और जो डिबेंचर होते हैं उनको लायबिलिटी में क्यों क्लासिफाई करते हैं? उसकी बेटा वजह ये होती है कि जो शेयर कैपिटल या इक्विटी होते हैं खास तौर पे ज्यादातर वो इररिडीमेबल होते हैं, मतलब आप कंपनी को शेयर वापस नहीं सेल कर सकते, हाँ किसी और को सेल कर सकते हैं। बाई बैक वाला हमने रूल पढ़ा होगा आप में से काफी सारों ने, तो अभी मजीद भी हम पढ़ लेंगे। तो वो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो सिर्फ बाई बैक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते, एक जनरल रूल था। तो लिहाजा हमने कहा कि भैया कंपनी को जो भी पैसा आता है जहां से भी आता है वो दो तरह से होगा, या तो वो इक्विटी होगी या तो वो डिवेंचर होगा। अब जाहिरी बात है, देखिए हमारे यहाँ
क्या कहते हैं जो माशरती तौर पे कर्जे दिए जाते हैं उसमें कई टाइप होती है। मतलब कर्जे हंसना है, ऐसे भाई को दे दिया यार कोई नहीं, तू मेरा भाई है रख ले। ऐसे दोस्तों को देते हैं, दोस्त कहता है कि यार 1000 रुपया दे, हम कहते हैं यार तू तो मेरा छोटा भाई है, मांग के शर्मिंदा क्यों कर रहा है, ये ले 1000 रुपया दे। उसके बाद हम ही शर्मिंदा होते रहते हैं कि उससे वापस कैसे मांगे। तो खैर वो तो एक डेड इन्वेस्टमेंट होती है, बैड डेट ही होता है। दोस्त को दिए पैसे वापस आ गए तो फिर आपको अपनी दोस्ती चेक करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बेटा प्रोफेशनल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना उसमें ये चीज नहीं होती। किसी को ऐसे अल्लाह वास्ते पैसे नहीं दिए जा सकते। अगर आप देते भी हैं तो लॉ कहता है कि भाई वो आपका सरदर्द है, आप दें, मुझे इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स दें, जितना आपका इंटरेस्ट बनता है ले ना लें, टैक्स मुझे दें। तो लिहाजा कभी भी इंटरेस्ट फ्री लोन का कंसेप्ट नहीं आता। छोटा मोटा थोड़ा बहुत आता है, 5 लाख से नीचे वाला वो आप कॉर्पोरेट लॉ में जाके पढ़ेंगे या टैक्सेशन में पढ़ेंगे, डायरेक्टर को 5 लाख तक के लोन है वो दिया जा सकता है, इंटरेस्ट फ्री वगैरह ये वो कुछ भी हो सकता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन भी हैं, तो वो और टॉपिक है। लेकिन इंटरेस्ट फ्री चीज का कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। आपने किसी को पैसा दिया है तो इसके ऊपर 100% गारंटी है कि आपने इंटरेस्ट लेना है, या आपने किसी को पैसा, आपको किसी ने पैसा दिया है तो आपने इंटरेस्ट देना है। अच्छा, कंपनी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीकों से आ गई, वो इक्विटी से आ गई या लोन से आ गई। वो लोन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, वो एडवांस की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसके पास पैसा आ गया। कंपनी क्या खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है दूसरों में? यस सर, कर सकती है। कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कर सकती है। क्यों भाई, वो भी एक क्या कहते हैं पर्सन है, लीगल पर्सन है, तो उसके भी तमाम राइट्स होते हैं, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है वो कितने तरीकों से करेगी? शेयर परचेज कर सकती है दूसरी और कंपनी के, लोन भी दे सकती है। लोन भी दे सकती है। तो कंपनी भी 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकती है, या तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी या तो लोन इन्वेस्टमेंट होगी। लोन देना भी एक्चुअली तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, अपनी इंटरेस्ट ही लेना है ना। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाना जहां पे उसके ऊपर इंटरेस्ट या इनकम आए, तो इसका मतलब होता है कि ये इन्वेस्टमेंट है। 1 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूंगा। अच्छा भाई, ये एनोटेशन वाली प्रॉब्लम किसको हो रही है? अच्छा, डिसेबल प्रोटेक्शन फॉर अदर, ठीक हो गया। अच्छा, तो भैया कंपनी भी 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगी। देखो, कंपनी को पैसा आ रहा है ना, इसमें किसी की कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है। इसमें कंपनी का जो ज्यादातर, देखो पैसा आने के ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, और पैसा आ रहा है अच्छी बात है। पैसा आना जो होता है ना कंपनी का, उसको रेगुलेट करता है एफबीआर, वो टैक्सेशन वाली अथॉरिटी करती है। हाँ, कंपनी की तरफ से जो पैसा जा रहा है इसको कंपनीज एक्ट 2017 पकड़ता है। वजह क्या है? क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा है और खर्च डायरेक्टर कर रहे हैं, तो लिहाजा जानने वाले पैसे के ऊपर जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट आता है, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाती है। तो लिहाजा वो 2-3 तरीकों से हमें अब यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एक तो यह है कि कंपनी अगर कहीं पर इन्वेस्ट कर रही है तो उसके ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे, और सेम इस तरह कि अगर कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। तो कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट मेजर जो होती है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डिंग की सूरत में। तो लिहाजा जब भी कोई शेयर होल्डिंग लिया जाता है, कोई शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर ऑब्टेन करता है, तो उसको जाहिर बात है कंपनी ने डिविडेंड पे करना है। तो लिहाजा पैसा देना किस फॉर्म में है? एक डिविडेंड की फॉर्म में पैसा दे रही होगी, हम ज्यादातर इसके ऊपर फोकस करेंगे। डिविडेंड पैसा दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ज्यादा इसके ऊपर लॉ फोकस करेगा। दूसरे नंबर पे कंपनी कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही होगी तो जाहिर बात है पैसा दे रही होगी, तो लॉ जो कंपनीज एक्ट है वो फोकस करेगा पैसा कंपनी जब देगी। लेने वाली बात पे नहीं आ रहा वो कहता है कि भाई आप कर्जे लेते रहो, क्या फर्क पड़ता है, आपको शेयर कैपिटल आ रहा है, आता है, हमें थोड़ा बहुत बात बता दिया करो कि भाई आपको कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो दैट्स इट। इसके अलावा कंपनीज एक्ट नहीं कहेगा। हाँ, पैसा जा रहा है तो वो 2 तरीकों से जा रहा है। एक तो यह है कि वो डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर को, और दूसरे नंबर पे जनाब क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं पे कर रही होगी कंपनी। तो इन दोनों के ऊपर लॉज कुछ रेगुलेशन देता है। इन्वेस्टमेंट से क्या मुराद है? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन से मुराद वही है जो इक्विटी, लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज, किसी भी नाम से कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करेगी उसको कहा जाएगा
ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो किसी के अंदर शेयर खरीद रही है, कोई कंपनी ऑन कर रही है, किसी को लोन दे रही है, एडवांस दे रही है, कुछ भी दे रही है, वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। एक छोटा सा कंसेप्ट है एसोसिएटेड कंपनीज का। एसोसिएटेड का मतलब होता है एसोसिएट, रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ उनका लिंक होना। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कब बनेगी, ये डेफिनेशन जब मैं बताऊंगा तो इसको क्लियर करते जाना। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दो कंपनियां, ठीक है, दो कंपनियां अपनी ध्यान में रखें। उसके बाद अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि इफ द पर्सन हु इज द ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर और होल्डर ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर इन अ कंपनी अंडरटेकिंग इज आल्सो ओनर, पार्टनर और मोर वोटिंग पावर इन अदर कंपनी अंडरटेकिंग। इस डेफिनेशन को जरा मैं आपको क्लियर करता हूं, इस पॉइंट को। क्या एक कंपनी हमने कहा ए है, एक कंपनी बी है। मैं एक्सेल की शीट खोलता हूं, यहाँ पर मैंने यार टैब मंगवाई है इंशाल्लाह, पर वो 3-4 दिन लगेंगे उसको डिलीवर होने में। टैब आ गई ना तो फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। व्हाइट बोर्ड तो है, लेकिन यार ये एक एनोटेशन, मुझे 1 मिनट इसको ख़त्म करने दें। किसी भाई ने क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है जी भैया, ड्राइंग वगैरह बनाते रहे। अच्छा, एक कंपनी है, कंपनी ए, और एक कंपनी है क्या है भाई, बी। दो कंपनीज हैं ये, इनके दरमियान में एक पर्सन है, आप कह सकते हैं कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है ये दरमियान में। अगर ये पर्सन जो है ए में भी डायरेक्टर है और बी में भी डायरेक्टर है, तो ये ए और बी आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ पे पर्सन और बी एसोसिएट नहीं होगा, हम कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि भैया पर्सन और बी कंपनी एसोसिएट होगी, नहीं। हम ये कहेंगे कि अगर एक पर्सन है, कोई भी है, वो ए के अंदर भी डायरेक्टर है, बी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। सेम इस तरह अगर एक पर्सन है, उसकी एक कंपनी के अंदर 20% शेयर होल्डिंग है और बी कंपनी के अंदर भी 20% शेयर होल्डिंग है, तो अब भी ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट होंगी। तो एसोसिएट कौन हो रही है, कंपनीज हो रही हैं एक पर्सन की वजह से। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया जाए कि पर्सन का रोल सिर्फ इतना है कि या तो वो डायरेक्टर है इन दो का, या वो ऑनर है इन दो का, या वो इन दोनों का क्या कहते हैं शेयर होल्डर है, या कोई मेन ऑफिसर है। तो जब इन दोनों में एक शख्स कॉमन आ जाएगा इस पोजीशन के ऊपर, तो ये दोनों कंपनीज एसोसिएट हो जाएंगी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। ठीक है, ये इस पॉइंट का ये मतलब है। आपने यहाँ पे शख्स का मतलब नहीं लेना, हम क्या करते हैं कि हम इस पर्सन को एसोसिएट बना देते हैं। लिहाजा पहली तो ये बात, अब इस डेफिनेशन में मैं आपको बताता हूँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है। सबसे पहले लिखना है, यानी 2 और मोर कंपनीज आर अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग या कंपनीज दोनों का वर्ड यूज करना है। तो बात कंपनीज की हो रही है कि दो कंपनीज आपस में कब एसोसिएट होंगी। कब होंगी? जब कोई उनके दरमियान में मौजूद शख्स दोनों में डायरेक्टर हो, दोनों में पार्टनर हो, दोनों में ऑनर हो, ये दोनों में 20% की वोटिंग पावर रखता हो, तो दोनों कंपनीज या अंडरटेकिंग आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी है, एक जो है वो फर्म है, तो इसके अंदर एक बंदा डायरेक्टर है, इसके अंदर बंदा पार्टनर है, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। सेम इस तरह के ये कोई सोल प्रोप्राइटर है, इसका ये ऑनर है, इसका ये डायरेक्टर है, ये दोनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। सेम इसी तरह के अगर दोनों सोल प्रोप्राइटर हैं, तो दोनों के अंदर अगर एक ही शख्स दोनों को ऑन कर रहा है, ए और बी दोनों आपस में एसोसिएट हैं। इस तरह दोनों पार्टनरशिप है, ये भी पार्टनरशिप है, इसके अंदर एक शख्स जो है वो इसके अंदर भी पार्टनर है, इसके अंदर भी पार्टनर है, तो दोनों फर्म आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। तो क्लियर हुआ बेटा सारा ये? सर अंडरटेकिंग का वर्ड मतलब था जी बेटा, अंडरटेकिंग का मतलब अंडरटेकिंग मतलब किसी भी किस्म का बिजनेस सेटअप जो हो उसको अंडरटेकिंग कहा जाता है। एक अंडरटेकिंग क्लास होती है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि हम अंडरटेक कर रहे हैं चीजों को, वो एक समथिंग डिफरेंट है। ये अंडरटेकिंग से मुराद यहाँ पे किसी किस्म का भी बिजनेस या कमर्शियल सेटअप हो, वो अंडरटेकिंग कहलाएगा। कंपनीज या अंडरटेकिंग में पार्टनरशिप भी आ जाती है, सोल प्रोप्राइटर्स भी आ जाती हैं, बाकी सारी चीजें भी उसी में आ जाती हैं। जी बेटा क्या कह रहे थे? एक कंपनी और एक पार्टनरशिप हो? हाँ जी, हो सकती है, मैंने अभी बताया ना कि एक कंपनी एक पार्टनरशिप। फिर उसे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहेंगे। एसोसिएटेड
अंडरटेकिंग कहेंगे उसे। बिल्कुल, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हो जाएंगी वो दोनों। एसोसिएटेड कंपनीज हो सकती हैं, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हो सकती हैं। जब दो कंपनीज होंगी हम कहेंगे एसोसिएटेड कंपनीज हैं, एक कंपनी के अलावा दूसरा सेटअप जो है वो डिफरेंट है, तो हम कहेंगे अंडरटेकिंग आपस में जो है वो एसोसिएट है। तो ये क्लियर हुआ? यस ठीक हो गया, अच्छा पॉइंट था, बेहतरीन, आपने क्लियर कर ये दिया। पॉइंट सर ये पॉइंट बेटा देखो, जब तो ये देखें, अब हम बात कर रहे हैं टर्म्स की, यहाँ पे दोनों कंपनीज हैं, ठीक है, ये भी कंपनी है, तो अगर ये दोनों आपस में एसोसिएट हो रही हैं, मतलब एक शख्स जो है, लाइट फिर गई, अगर एक शख्स जो है वो इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टर है ए और बी में, तो ये दोनों आपस में एसोसिएटेड होंगी। क्या होंगी? ये एसोसिएटेड कंपनीज कहलाएंगी। मतलब दो कंपनीज हैं आपस में एसोसिएट हो रही हैं, लेकिन एक कंपनी है और एक पार्टनरशिप है। सेम इस तरह एक कंपनी है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अब ये एसोसिएटेड कंपनीज तो नहीं हो सकती ना वर्ड, यस सर। अब ये अंडरटेकिंग हो जाएंगी कि एक कंपनी और एक सोल प्रोप्राइटर, तो अब ये दोनों अंडरटेकिंग है। अब हम कहेंगे कि ये दोनों एसोसिएट अंडरटेकिंग्स हैं, कंपनीज नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इफ कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल, वन इज सब्सिडरी ऑफ द अनदर। ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर एक कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी वही है, या सब्सिडरी है कोई कंपनी दूसरी की, तो वो दोनों आपस में अंडरटेकिंग है। सब्सिडरी कंपनीज हमेशा होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में एसोसिएट होगी। इफ अंडरटेकिंग इज मुदारबा मैनेज बाय द कंपनी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि कंपनीज जो है वो अपना एक मुदारबा सेटअप बनाती हैं। अगर एक कंपनी ने अपना मुदारबा सेटअप भी साथ में क्रिएट किया हुआ है, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक तरीकाकार, इस्लामिक वे ऑफ ट्रेड जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका एक अलग से सेटअप किया हुआ है, तो वो मुदारबा प्लस वो कंपनी दोनों आपस में अंडरटेकिंग हो जाएंगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, किस लिए? जब दो कंपनीज या दो अंडरटेकिंग्स आपस में एसोसिएट कब होंगी? आपने कहना है कि अगर उनके दरमियान में कोई शख्स ऐसा मुश्तरक है जो दोनों में डायरेक्टर है, दोनों में पार्टनर है, या दोनों में 20% की वोटिंग रखता है, तो कंपनीज या अंडरटेकिंग्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। अगर कंपनीज जो हैं वो आपस में होल्डिंग और सब्सिडरी हैं, तो वो एसोसिएट होंगी। सेम इस तरह अगर एक कंपनी और उसका मुदारबा जो है वो एक सेटअप है, तो वो मुदारबा सेटअप प्लस कंपनी, ये दोनों आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। एक्सेप्शन से क्या मुराद है? हमने कहा कि देखो, कोई एक शख्स एक जगह पे डायरेक्टर है और वो दूसरी जगह पे है, तो दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट हो जाएंगे ना, ऐसे है यस ना? सर। अच्छा, हमने ये भी कहा कि तमाम होल्डिंग कंपनीज जो हैं वो सब्सिडरी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड होती है ना। यस क्या ऐसा हो सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी हो? यस हो सकता यस है। सर, हो सकता है। Yes, sir. फेडरल गवर्नमेंट उसकी क्या कहते हैं 50% की मोर की वोटिंग पावर हो सकती है उसकी, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट वगैरह इस तरह की कोई चीज है, तो वो कभी भी फेडरल गवर्नमेंट और वो कंपनी एसोसिएटेड नहीं कहलाएंगे। एक तो ये जनरल कंसेप्ट है। दूसरे नंबर पे कि एक डायरेक्टर है, फेडरल गवर्नमेंट ने एक कंपनी में भी वही डायरेक्टर लगाया हुआ है, बी में भी वही लगाया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है कि एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, इसके अंदर एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर है सी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अब ये सी जो है ए के अंदर भी डायरेक्टर है, सी जो है बी के अंदर भी डायरेक्टर है, तो क्या ये दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट होंगी? मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने ही एक ही शख्स को कंपनी ए के अंदर भी नॉमिनेट किया हुआ है, कंपनी बी के अंदर भी नॉमिनेट किया हुआ है, नहीं होंगी। यही बेटा क्या कहते हैं, इसकी एक्सेप्शन है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट कहीं पे किसी शख्स को नॉमिनेटेड डायरेक्टर अपॉइंट करती है, तो वो शख्स जो है क्या कहते हैं, दोनों कंपनीज आपस में एसोसिएट नहीं होंगी स्पेस के ऊपर। अगली एक्सेप्शन क्या सर, है ये कि क्वेश्चन है जी बेटा, सर, अगर फेडरल गवर्नमेंट ए में सिर्फ उसको अपॉइंट करे और वो बी में भी डायरेक्टर हो, तो तब वो एसोसिएटेड कंपनीज बनेंगी? नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। नहीं होंगी। ठीक है सर। दोनों में फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है तब भी नहीं होंगी। अगर वो शख्स अलहदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी एक कंपनी का डायरेक्टर है, दूसरी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट ने उसे नॉमिनेट कर दिया, तब भी वो एसोसिएट नहीं बनाएगा। सेम इस तरह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, अगर एक टाइम पे 4 कंपनियों के अंदर डायरेक्टर चल रही हैं, तो वो कंपनीज आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। शेयर ओन्ड बाय नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और सीडीसी, ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ये सीडीसी क्या है और नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। ठीक हो गया, तो लिहाजा किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा के शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में हो सकते हैं, लेकिन सीडीसी और वो कंपनी आपस में सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं बनेगी। जब सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं है, तो वो एसोसिएट नहीं कहलाएंगी। ये इनको आप ऐसे फिलहाल रटा मार लें। तो भैया एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट समझ आया?
यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक शख्स हूं, मुझे किसी 10 लोगों ने कोई 5 लाख रुपया पैसा दिया है कि मैं उनके बिहाफ पे बिजनेस करूं, और मेरा एक छोटा भाई है, वो मेरे बिजनेस का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मतलब मेरा एसोसिएटेड है, मैं उससे रॉ मटेरियल खरीदना चाहता हूं, तो इसमें कोई किस्म की कबाहत है? कोई इसमें गलत बात है? नो सर। गलत बात नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे ये चांस मौजूद है कि मैं अपने भाई को फेवर दूंगा? क्यों? मेरा तो पैसा नहीं है ना, 5 लाख मुझे उन 10 बंदों ने दिया है ना, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना अपने भाई को फायदा दे सकता हूं दूं, ऐसे ना? यस सर। यस सर। ऐसा ही है। तो लॉ, क्योंकि देखें कंपनी का जो पैसा होता है वो तो मेंबर्स का होता है, खर्च कौन कर रहे होते हैं? डायरेक्टर कर रहे होते हैं। तो भाई वो कह रहा है अपने अब्बू का माल समझ के उड़ाना नहीं है, आपकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं आप उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो भैया जनरल रूल याद रखें कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एसोसिएटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप कहेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2017 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या कहते हैं एसोसिएटेड कंपनीज आर अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड। हाँ, फॉलोइंग एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो जो रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट इंशाल्लाह आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे डिटेल में जाके, तब आपको समझ आएगा कि भाई रिलेटेड पार्टीज जो होती हैं या एसोसिएटेड वगैरह जो होती हैं, इनके साथ टर्म्स जो होती हैं, कंडीशन जो होती हैं, वो फ्रॉडुलेंट हो सकती हैं, मतलब वहां पे चांस होता है चीजों को कंसील करने का। तो लिहाजा क्या कहता है लॉ? वो कहता है कंपनी शैल नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी अनलेस, एक्सेप्शन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले मेंबर से इजाजत ली जाए, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, वो भी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के मुझसे क्या मुराद था बेटा, बताएगा कोई मुझे जल्दी से? मेंबर्स की मीटिंग। जिसके जिसका नोटिस 21 डेज पहले गया हो और उसमें टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए, 75% मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, 75% मेजॉरिटी, जनरल मीटिंग हो, 21 दिन का नोटिस हो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो। दूसरे नंबर पे किसी भी तरीके से अगर कैश की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांसेस, तो लोन और एडवांसेस के अलावा दूसरा तरीकाकार क्या है इन्वेस्टमेंट का? शेयर्स खरीदने। शेयर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेटा, हूं हाँ किया करो यार, कुछ नहीं कहता मैं, तो बोला करें। गलत होंगे तो ठीक होंगे ना, कैसे ठीक होंगे अगर गलत नहीं होंगे तो लिहाजा भैया क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट दो तरीकों से हो सकती है। अगर तो इक्विटी शेयर खरीदने हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इक्विटी के अलावा किसी भी और फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप क्या कहते हैं लोन दे रहे हैं, एडवांस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इनके कैश की फॉर्म में आप उनको चीज दे रहे हैं, तो फिर लॉ कहता है कि ये रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू होगा और उसके अंदर तमाम टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी। और दूसरे नंबर पे क्या आप इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? किसी को लोन दे सकते हैं? इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट हो सकती है? नो सर। बेटा जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेशन में हमने देखा कि जिसके ऊपर आपको रिटर्न मिले, तो लिहाजा इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट तो प्रोफेशनल इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। अब जाहिर बात है एसोसिएटेड कंपनी है, आपका छोटा भाई है, आप कहते हैं कि यार ये लो 3 लाख रुपया उधार लो, मुझे बस 1% इंटरेस्ट दे देना। कंपनीज एक्ट कहता है भाई आपके बाबू का पैसा है, 1% पे दे रहे हो, नॉर्मली 6% या 10% चल रहा है, आप 1% पे दे रहे हो। अगर आपने अपने भाई को पैसा देना भी है तो पहले जाओ मेंबर से पूछ के आओ, आप जाएंगे मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे, फिर कहेगा लॉ चलो भाई रिटर्न एग्रीमेंट लिखो, आपने रिटर्न एग्रीमेंट लिखना है। फिर लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपकी बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। आपका सर घूम जाता है, सर जी ये बोरिंग कॉस्ट क्या है? बैंक कहता है, लॉ कहता है बैठ जा, आप बैठ जाते हैं सुकून से। लॉ कहता है कि पुत्र एक काम कर, गाड़ी निकाल, बैंक में जा, कितना कर्जा दे रहा है इसको? बैंक आप कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई को 5 लाख का कर्जा दे रहा हूँ। लॉ कहता है कि गाड़ी निकालो और जाओ बैंक में जाओ, वहां से पूछो कि मैंने 5 लाख का कर्जा देना है आपसे। बैंक आपको कर्जा देगा, आप उससे पूछना कि कितने % इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो कहेगा सर हम 10% आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट वो बताएगा वो आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी। तो चुप करके वापस आना और यहाँ अपने भाई से भी 10% इंटरेस्ट ले सकते हो तो कर्जा दो, नहीं तो ना दो। तो लिहाजा जो इंटरेस्ट आपकी बोरिंग कॉस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो भैया क्या हुआ कि अगर एक कंपनी एसोसिएटेड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है तो इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्टर किसी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
अगर वो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, दूसरे नंबर पे एग्रीमेंट तैयार करेंगे, और तीसरे नंबर पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट रेट होगा वो बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन मीट हो सकती हैं तब लॉ कहता है कि हाँ अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया? Yes, sir. चलें जी, टर्म एंड कंडीशन में चेंज वगैरह वो कहते हैं ये भी अप्रूवल से होना है, कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, इससे क्या मुराद है? देखो घर में 3 भाई रहते हो ना, तो एक भाई ने अगर कहीं पे कोई जायदाद वगैरह खरीदनी हो तो वो अपने भाई के नाम पे नहीं खरीदता, अपने नाम पे कोई, भले भाई छोड़ो यार, अपनी बीवी के नाम पे नहीं खरीदते लोग। क्या है कि कल को भाग्य तो क्या कर लेंगे। तो लिहाजा हर बंदा जरदारी नहीं होता कि बेनामी जायदादें रखे, किसी दूसरों के अकाउंट में अरबों रुपए डाल दे। तो जरदारी साहब तो वो तो अल्लाह के नेक बंदे, पहुंची हुई बुजुर्ग हस्ती हैं, तो वो तो खिदमत खल्क करते रहते हैं। अच्छा यार, मैं वैसे हैरान हुआ हूँ कि ये पैसे जो निकलते हैं ये सारे उन लोगों के अकाउंट से निकलते हैं जो बेचारे अनपढ़ होते हैं, जिनको पता नहीं है कि इस पैसे को कैसे छुपाना है। मतलब कभी हमारे अकाउंट में तो डाल के देखें, वापस टक्का नहीं मिलने वाला गवर्नमेंट को ना उसको, क्योंकि हम तो खुद टैक्स कंसल्टेंट है भाई। तो लिहाजा ये निकलेंगे भी उन्हीं गोलगप्पों वालों से और उन्हों से, हम जैसे अकाउंट में नहीं भेजते पैसे, तो जाहिर बात है गरीब लोगों की मदद करते हैं वो। तो लिहाजा ऐसा है कि भैया जी जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते कि उसके नाम पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें, तो कंपनी कहती है कि आप किसी दूसरे शख्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मतलब कंपनी का पैसा उठाता है एक डायरेक्टर और जाके अपने नाम पे कोई जमीन खरीद लेता है। शेयर होल्डर पूछते हैं एक ही कितना, कहता है सर जी मैं भी तो डायरेक्टर हूं यार, इतना इतबार तो करो, हैं छोटा भाई हूं आपका, प्लीज मेहरबानी करो, क्या हुआ मेरे नाम पे, चीज तो आपकी है ना यार। जिस तरह वो क्या कहते हैं, एक शख्स होता है पीर साहब को दावत देता है, तो वो बेचारा मिरासी सा होता है, बहुत ही गरीब सा, खैर दावत दे बैठता है, पीर साहब आ जाते हैं, पीर साहब पहुंच जाते हैं, अब उसके पास खिलाने के लिए कुछ होता नहीं, तो मस्जिद में बैठे होते हैं, बाहर पीर साहब की जूती पड़ी होती है, उठाता है, बाजार में जाके बेचता है, बेच के उससे मुर्गी शुर्गी लेके आके पीर साहब के सामने खाना तैयार करके रखता है। पीर साहब तकल्लुफ फरमा रहे होते हैं, तो बार बार कहता है पीर साहब खाओ, ये तो आपकी जूतियों का ही सदका है ना, खाएं खाएं, ये आपकी जूतियों का सदका है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंपनी वालों का पैसा कोई डायरेक्टर उठा के जाए और अपने नाम पे इन्वेस्ट करके आ जाए, कल को डायरेक्टर भाग गया आप क्या करेंगे। तो लिहाजा कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जनरल रूल क्या है, क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी किसी दूसरे शख्स के नाम पे, कंपनी अपने नाम पे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकती है? हेलो यस सर, सकती है भाई, सन्नाटा ही छा गया यार, क्या हुआ? आप में से कोई पीर साहब तो नहीं है? अच्छा, तो बोला करें साथ। तो कंपनी अपने नाम पे इन्वेस्ट जब कर सकती है तो फिर उसको क्या तकलीफ है किसी दूसरे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने की। तो लॉ कहता है कि भैया जनरल रूल क्या है, नो, कंपनी किसी दूसरे शख्स के नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। एक्सेप्शन क्या है, वो कहता है कि कंपनी में होल्ड इट्स शेयर इन अ सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ अ नॉमिनी पर्सन टू इंश्योर दैट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो मिनिमम नंबर। कि कंपनी की सब्सिडरी कंपनी थी, उसके अंदर हुआ ये कि भैया कुछ मेंबर्स जो थे वो अपने शेयर बेच के निकल गए। अब प्राइवेट कंपनी के केस में 2, पब्लिक कंपनी 3, अनलिस्टेड 7, मिनिमम तो ये तादाद है ना। हमने पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पे पढ़ा है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए एक कंपनी के केस में, है? जो डायरेक्टर्स के हैं वही नंबर मेंबर्स के भी। क्यों भाई डायरेक्टर्स के मेंबर्स क्यों हो गए? डायरेक्टर है भाई। ये सर पढ़ा है मेरे पास। कहाँ पे पढ़ा है सर के एक जी जी नहीं, मैं पुराने नए सिलेबस की बात नहीं कर रहा, अभी कहीं पे पढ़ा है हमने इसका? नहीं सर, नहीं पढ़ा। सर। अच्छा, हमने ये तो पढ़ा है ना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, यस और हमने ये भी पढ़ा है कि जो डायरेक्टर है उनका मेंबर होना भी जरूरी है। Yes. तो फिर हमें और क्या चाहिए बेटा कि जितने कम से कम डायरेक्टर हैं, बाकी है सिलेबस में भी है वो, इंशाल्लाह फाइनल लेवल पे आप जाके अच्छे खासे तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी कम से कम हमारे पास इतना तो प्रूफ है ना कि जितने डायरेक्टर हैं उतने तो मेंबर चाहिए ही चाहिए ना हर सूरत। तो लिहाजा होता यह है कि किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर 7 मेंबर मिनिमम थे, उनके अंदर एक कंपनी थी, एक होल्डिंग कंपनी थी। मतलब आप एक कंपनी है ए, आपकी एक सब्सिडरी है बी, आपके पास 51% वोटिंग पावर है ए के पास, बाकी 5 मेंबर जो हैं उनके पास क्या कहते हैं 10%, 5%, इस तरह करके वोटिंग पावर है। उन 5 क्या कहते हैं 6 में से
7 टोटल है ना 6 के पास। तो 6 में से एक बंदा क्या करता है कि वो अपने शेयर जो है आपको ही बेच देता है, मतलब कंपनी ए को ही बेच दिया, आपकी वोटिंग पावर हो जाती है 55%, लेकिन मिनिमम नंबर से कम हो गई तादाद। तो अब कंपनी क्या कर सकती है कि अपना कोई एक बंदा उठाएगी, उसके नाम पे 1-2 शेयर रख देगी, तो 1 शेयर के बाद वो बंदा मेंबर तो बन जाएगा ना। यस सर। तो लॉ इतनी इजाजत देता है कि अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसमें मिनिमम नंबर से नीचे चली गई है तादाद, तो एक होल्डिंग कंपनी जो है वो अपने किसी शख्स के नाम के ऊपर अपने शेयर रख सकती है ताकि मिनिमम नंबर पूरे हो सकें। दूसरा क्या है, इफ अ कंपनी गेट्स राइट टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर, हमने कहा कंपनी जो है वो डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है, ऐसा है ना। यस सर। और हमने Yes. ये भी पढ़ा कि भैया जी डायरेक्टर का मेंबर होना भी जरूरी है। यस सर। Yes, sir. अब कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी खुद उसमें डायरेक्टर हो सकती है? No, sir. नहीं No, हो sir. सकती। जब वो खुद डायरेक्टर नहीं हो सकती तो मतलब किसी ऑथोराइज्ड बंदे को देगी वो डायरेक्टरशिप, ऐसे। Yes. जब ऑथोराइज्ड बंदा तो मेंबर नहीं है, मेंबर तो कंपनी है ना, जबकि कंपनी लॉ में लिखा है कि उसे मेंबर होना चाहिए। तो अब इस सूरत में एक रास्ता निकाला जाता है कि जो होल्डिंग कंपनी है या जो कोई भी कंपनी है जो नॉमिनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है, वो उसके नाम पे क्वालिफाइंग शेयर रख सकती है। मतलब लॉ ने इतना कहा है कि एक डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है, अब चाहे सिर्फ उसके पास एक शेयर ही क्यों ना हो, ऐसे है ना। लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल में लिख सकती है कि डायरेक्टर सिर्फ वो शख्स बनेगा जिसके पास 500 शेयर हो कम से कम, तो ये क्वालिफाइंग शेयर कहलाते हैं। अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो फिर क्या करेगी कंपनी, जो नॉमिनेटेड बंदा अपॉइंट करा रही है डायरेक्टर, उसके नाम पे 500 शेयर रख देगी। अगर नहीं लिखा तो फिर एक शेयर भी उसके नाम पे रख देगी, तो वो मेंबर बन जाएगा। तो क्लियर हो गया ये भी। Yes, sir. ठीक यस है। सर। यस। एक सीडीसी सेटअप होता है, ये ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका मैं कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। बेटा देखो ऐसा होता है कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, यार बैटरी वो लैपटॉप की एंड होने वाली है, चलें जैसे ही एंड होगी तो फिर क्या कहते हैं, जब भी लाइट आएगी हम दोबारा क्लास रिज्यूम करेंगे अपनी। तो अभी से स्टैंडिंग नोटिस समझ लें अपना। अच्छा, सीडीसी क्या है कि खासतौर पे जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, इनके मिलियंस में शेयर होल्डर होते हैं, और जाहिर बात है वो सारे पाकिस्तान में थोड़ी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे तो सारे लाहौर में थोड़ी बैठे हैं कि लाहौर की कंपनी है, कराची कंपनी है, सारे कराची में थोड़ी बैठे हैं, और वो तो पाकिस्तान है। और वो 50 लोगों डेली सैकड़ों हजारों लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो मुसलसल ट्रेड हो रहे होते हैं, सेल परचेज हो रहे होते हैं कि एक शख्स उसको सेल कर रहा है, दूसरा आगे सेल कर रहा है। अब जब भी कोई शख्स सेल करेगा वो भागा भागा पहले कंपनी के पास जाएगा, जी मैंने इस बंदे को सेल कर दिए हैं, उसके नाम पे ट्रांसफर होगा, फिर वो बंदा, तो ये तो लंबा चौड़ा एक पंगा है। तो एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बनाई गई जो कि एक ऑनलाइन कंपनी है। इसके अंदर क्या होता है कि इनके पास कंपनीज अपने शेयर रखवा देती हैं सारे, ये एक ऑनलाइन सेटअप होता है। लोग जो हैं वो अपने सिस्टम से बैठ के इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब सेल परचेज होती रहती है, उसका सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता, कंपनी के पास अपडेटेड रिकॉर्ड पहुंचता है किसी टाइम के बाद, इंटरवल्स के बाद, वीकली मंथली जिस तरह भी होगा। ऑनलाइन सेल परचेज का सारा रिकॉर्ड जो है वो सीडीसी रखती है, एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। तो कोई भी कंपनी अपने शेयर सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में रख सकती है, और वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है। ठीक हो गया, वो सिर्फ सेल परचेज के लिए वहां पे रखे जाते हैं। एक ऑनलाइन कंपनी है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है जो कि सहूलत प्रोवाइड करती है शेयर होल्डर्स को कि वो ऑनलाइन बैठ के सेल परचेज कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी का, सीडीसी का कंसेप्ट। Yes, sir. चलें, ये 3 एक्सेप्शन है कि एक कंपनी जो है, जनरल रूल क्या है भाई, कंपनी किसी और शख्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकती। एक्सेप्शन क्या है, कंपनी अगर किसी की होल्डिंग है और बिलो मिनिमम नंबर उसके मेंबर चले गए हैं तो किसी भी अपने शख्स के नाम पे कुछ शेयर रख के उसको मेंबर बना सकती है। दूसरा क्या है कि कंपनी जो है वो एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट रखती है, और वो डायरेक्टर्स का मेंबर होना जरूरी है, तो उसके नाम पे क्वालिफाइंग शेयर, वर्ड आपने क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग शेयर, क्वालिफिकेशन शेयर आपने मस्ट लिखना है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो बेटा आपकी प्रोविजन खतरे में पड़ सकती है। तो सिर्फ क्वालिफाइंग शेयर की हद तक होगा, और दूसरे तीसरे नंबर पे सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में कंपनी अपने शेयर रख सकती है। ओके, तो अब जाहिर बात है कि कंपनी ने जो जो शेयर किसी और नाम के ऊपर रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट जो है किसी दूसरे के नाम पे रखी हुई है, उनका रिकॉर्ड रखना है। तो लिहाजा तमाम कंपनीज जो हैं वो रिकॉर्ड रखेंगी, रजिस्टर ओपन रहेगा, मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये छोटी मोटी प्रोविजन आप पढ़ लेना।
ये तो बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा देने की। कंपनी दूसरे तरीके से क्या कैसे पैसे दे रही होती है? दूसरा तरीका क्या था ये बेटा? डिविडेंड के थ्रू। एक तरीका कार तो ये है कि कंपनी कहीं पे ये रजिस्टर्ड वाला टॉपिक नहीं रह गया? बेटा पढ़ लेना, इसमें तो कुछ नहीं है इतना। मतलब मैंने कहा है कि तमाम कंपनीज जो हैं वो किसी और के नाम पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट रख रही हैं तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन करेंगी, रजिस्टर ओपन रहेगा, 7 दिन के अंदर अंदर वगैरह वगैरह जो है क्या कहते हैं रजिस्टर की कॉपी मिल सकती है, मेंबर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, पढ़ लेना, इसमें कंसेप्ट नहीं है कोई। ठीक हो गया, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। दूसरा तरीका कार ये है कि एक तरीके से तो पैसा ये जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है, दूसरा तरीके से पैसा कब जाता है कि आपके अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के अंदर भी तो इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना है। तो मेनली जो क्या कहते हैं जी अरूप क्वेश्चन कुछ नहीं सर, वो हो गया। अच्छा, वैसे याद खड़ा हो गया, चलें कोई नहीं, हम आपके अल्ताफ भाई को सुपारी देके आपके हाथ की बोरी बनवा देंगे, ज्यादा खड़ा होता है भाई। अच्छा, डिविडेंड अब जाहिर बात है कंपनी के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर की फॉर्म में होती है। तो जब शेयर आए हैं तो उनके ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, लिहाजा कंपनी पैसा डिविडेंड के थ्रू देती है। तो अब डिविडेंड को लॉ जो है ना वो बड़ा क्रिटिकली रेगुलेट करता है। वजह क्या है कि देखो कि जनरल पब्लिक का पैसा है और उन्होंने लगाया इस पर्पस के लिए होता है